लाख टके की बात में अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की। अब से कुछ दिन पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावी नतीजे सामने आए, सियासत गरमाती रही और अब बात ब्लॉक प्रमुख चुनाव की, जिसके नामांकन को लेकर उत्तर प्रदेश के किसी एक शहर से नहीं बल्कि अलग अलग कई जिलों से ऐसी तस्वीरें आई कि आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। गोरखपुर से लेकर सीतापुर, उन्नाव से लेकर रायबरेली तक हंगामा बरपा। ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान यूपी में इतना बवाल हुआ कि कहीं मारपीट होने लगी तो कहीं गोलियां चल गईं। सीतापुर में बीजेपी प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग होने लगी। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और जो भी हाथ लगा वो पुलिस की लाठी से बच नहीं सका। बुलंदशहर की इन तस्वीरों को देखिए, धक्का मुक्की और मारपीट हो रही है। बीजेपी के ही दो गुटों के बीच बवाल इतना बढ़ गया कि दोनों गुट के कार्यकर्ता आपस में मारपीट करने लगे। पुलिस की मौजूदगी में हंगामा होता रहा। इसके बाद पुलिस वालों ने हंगामा करने वालों पर लाठियां बरसाई। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, पुलिस पर पथराव किया गया। इसके बाद पुलिस वालों ने लाठी संभाली और हंगामा करने वालों की जमकर खबर ली। कानपुर में बीजेपी और एसपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। एसपी प्रत्याशी के साथ मारपीट भी की गई। काफी देर तक बवाल होता रहा। इसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। बवाल काट रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। बस्ती में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान बीजेपी समर्थक और विरोधी गुट के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मारपीट होने लगी। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। रायबरेली में भी बीजेपी प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के बीच हाथापाई हुई। पुलिस वालों से भी नोकझोंक होती रही। लखीमपुर खीरी में पर्चा दाखिल करने पहुंची एसपी प्रत्याशी के साथ मारपीट की गई, कपड़े फाड़ दिए गए। काफी देर तक बवाल होता रहा। इसके अलावा बिजनौर, कानपुर, फतेहपुर, इटावा समेत कई जिलों में ब्लॉक प्रमुख का नामांकन जंग का अखाड़ा बन गया। वर्चस्व की लड़ाई में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता आपस में उलझते नजर आए। टीम न्यूज़ नेशन। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नामांकन के दौरान उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में भी बवाल हुआ। आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं फतेहपुर की, जिन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हो रहा है। देखिए ये शख्स है और इस शख्स के पीछे आप जो ये रेड सर्किल देख रहे हैं, यहां पर इस शख्स ने हथियार लगा रखा है। ये शख्स दूसरे व्यक्ति से भिड़ रहा है। पुलिस पर हथियारबंद व्यक्ति का समर्थन करने का आरोप लग रहा है। यहां पर पर्चा छीनने को लेकर बवाल हुआ है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की हैं। पुलिस की मौजूदगी में एक शख्स जिसके पास हथियार है, जो दिख रहा है हर किसी को, उस हथियार के साथ वो शख्स आराम से आसानी से निकल जाता है और मानो किसी को पता ही नहीं चलता। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के नामांकन के दरमियान की। बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश के बाद अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नगर निगम में बजट पेश करने से पहले जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मारपीट होने लगी। काफी देर तक यह हंगामा ऐसे ही चलता रहा। हंगामा, धक्का मुक्की, हाथापाई और मारपीट। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव नगर निगम की बजट बैठक के दौरान हुए बवाल की। बैठक के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई और देखते ही देखते दोनों गुट आपस में भिड़ गए। कि सदन की गरिमा को भंग किया और मारपीट पे उतार हुआ गया। इस तरह इनके संस्कार हो सकते, हमारे कभी नहीं रहे। और इस तरह के जो संस्कार है पार्षद प्रतिनिधि के आके हाथापाई करना, और इसके खिलाफ जरूर एफआईआर कराएगी। हमारे लोग जो यहाँ पे उपस्थित थे जरूर एफआईआर कराएगा। लेकिन गरिमा का ध्यान रखना चाहिए विपक्षियों को। और बातों को रखने के लिए अगर शहर विकास की बात होती है तो पहले विकास की बात करिए। लगता है इनको कोई भी मतलब नहीं है शहर विकास में। काफी देर तक बवाल होता रहा। विपक्ष ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
जिसकी गलती होगी उसको जो है पनिशमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो मेरे दल का हो चाहे किसी भी दल का हो। शुरुआत लेकिन जिसने किया है, पहले जिसने शुरुआत किया है, जिसने हाथ उठाने की कोशिश की, जिसने उंगली उठाने की कोशिश की, जिसने एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश की है, बारीकी से जांच होनी चाहिए और जिसने शुरुआत की उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी तरह दोनों पक्षों को शांत करवाया गया और इसके बाद महापौर ने बजट पेश किया। टीम न्यूज़ नेशन। कश्मीर में आतंकियों की कब्र खुद रही है। दहशतगर्दों को चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। ये कामयाबी उस दिन मिली जब घाटी में आतंकी बुरहान वानी की वर्सी पर बड़ा धमाका करने की साजिश रच रहे थे। आज से ठीक 5 साल पहले हिंद के रणवीरों ने घाटी में हिजबुल के कमांडर बुरहान वानी को मौत के घाट उतारा था। चुन चुनकर आतंकियों का खात्मा, दहशत के मोहरों का दी एंड। 24 घंटे में 5 टेररिस्ट ढेर। सुरक्षा बलों को आतंक के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है जब कुलगाम और पुलवामा से लेकर कुपवाड़ा तक नासूर बने आतंकियों का सफाया कर दिया गया। 3 एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में एक जडर है जो नेशनल हाईवे के बहुत नज़दीक है। वहाँ खबर था कि लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट आज उसको NH पे अटैक करना था, तो आर्मी और कुलगांव पुलिस ने मिलकर एक एम्बुश लगाया और एम्बुश में दोनों टेररिस्ट मारे गए। पहला एनकाउंटर कुलगाम के जोरदार इलाके में हुआ। यहाँ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए दोनों आतंकी लश्कर से जुड़े थे। दूसरा एनकाउंटर पुलवामा के पुछल इलाके में हुआ। यहाँ भी 2 दहशतगर्द ढेर कर दिए गए। जबकि मंगलवार को कुपवाड़ा के गांदर्स इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर मेहराजुद्दीन हलवाई उर्फ उबैद मारा गया। उबैद बुरहान वानी का साथी था और उत्तरी कश्मीर में कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था। बुरहान वानी भी हिजबुल का ही कमांडर था जिसे 8 जुलाई 2016 को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराया था। बुरहान की मौत के 5 साल पूरे होने पर आतंकी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलवामा के पुंछल गांव में जहां फिर एक बार एक इंटेलिजेंस इनपुट सुरक्षा बलों को ले गया। इनपुट ये था कि 2 लश्कर के जो लोकल मिलिटेंट हैं आज क्योंकि बुरहान वानी की डेथ एनिवर्सरी है तो कुछ बड़ा करने की फिराक में है, शायद कोई अटैक करेंगे, लेकिन उससे पहले कि वो कर पाए उनको रोक लिया गया। मुठभेड़ हुई और दोनों को जो है मार गिराया गया। आतंकी कितना भी फन उठाएं, लेकिन हिंदुस्तान के रणबांकुरों की गोली से बच नहीं पाएंगे। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज़ नेशन। एलजेपी में चाचा भतीजे की जंग अब अदालत तक पहुंच चुकी है। लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया है चिराग पासवान ने। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चाचा ने मंत्री पद की शपथ ली और भतीजे ने चाचा के खिलाफ कोर्ट में याचिका डाल दी। एलजेपी में अधिकार की लड़ाई अब कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गई है। अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के साथ न्याय करूंगा। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने दिल्ली हाई कोर्ट में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल कर दी है। चिराग ने लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी है जिसके जरिए पशुपति कुमार पारस को लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। मंत्री बनने के लिए उन्होंने परिवार को तोड़ा, मंत्री बनने के लिए उन्होंने पार्टी को तोड़ा। बनने से पहले बस वो इतना क्लियर जरूर करें कि किस कोटे से मंत्री बन रहे हैं। पासवान जी के विचारधारा को आपने किस तरीके से धूमिल किया कि आज आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिन्होंने परसों हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि तक देना ज़रूरी नहीं समझा, और वहीं नीतीश कुमार जी ने कुछ सभा करना या श्रद्धांजलि देना तो दूर, एक ट्वीट तक नहीं किया। एलजेपी में 13 जून की शाम से कलह शुरू हुई थी। 14 जून को चिराग पासवान को छोड़ बाकी 5 सांसदों ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई थी। इसमें हाजीपुर सांसद पशुपति कुमार पारस को संसदीय बोर्ड का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को भी दे दी गई। 14 जून की शाम तक लोकसभा सचिवालय से उन्हें मान्यता भी मिल गई। इसके बाद चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर 5 बागी सांसदों को एलजेपी से बाहर निकाल दिया। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना की दूसरी लहर से देश अभी बाहर निकल रहा है, लेकिन इस बीच 56 दिन के बाद कोरोना के जो आंकड़े सामने आए वो हर किसी को डरा रहे हैं। 56 दिन के बाद पहली बार है जब ठीक होने वाले मरीजों के मुकाबले कोरोना संक्रमित केस ज्यादा सामने आए हैं।
ऐसे में अगर कोरोना की तीसरी लहर को रोकना है तो जाहिर सी बात है हमें लापरवाही पर लगाम लगानी होगी। कोरोना के नए आंकड़ों ने बढ़ाई टेंशन। 56 दिन बाद केस बढ़ने से दहशत। 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा केस। ठीक होने वाले से ज्यादा मरीज मिले। यही बात देश को एक बार फिर चिंता में डाल रही है, क्योंकि कोरोना के सेकेंड वेव से अभी देश पूरी तरह उबरा भी नहीं था। इस बीच तीसरी वेव का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में शहर शहर लोगों की लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इसी का नतीजा है कि 24 घंटे में कोरोना के जो नए आंकड़े सामने आए हैं वो दहशत पैदा कर रहे हैं। 24 घंटे में 45,695 कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 44,506 मरीज ठीक हुए हैं। 56 दिन बाद ये पहली बार है जब ठीक होने वाले से कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद ज्यादा मिली है। 24 घंटे में केरल में 15,600, महाराष्ट्र में 9,558, तमिलनाडु में 3,367, आंध्र प्रदेश में 3,166 और कर्नाटक में 2,743 नए मामले सामने आए हैं। चिंता की बात यह है कि अब भी देश में कोरोना के एक्टिव मामले 4 लाख से ज्यादा हैं और जिस तरह से देश में अनलॉक हो रहा है और लोगों की लापरवाही सामने आ रही है, उससे कोरोना की तीसरी लहर बहुत जल्द आने का खतरा भी मंडरा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, चुनौतियां फिलहाल 2 मोर्चों पर हैं। 56 दिन के बाद कोरोना के जो नए आंकड़े सामने आए हैं वो डरा रहे हैं। तीसरी लहर कोरोना की बहुत जल्द आ सकती है, लगातार एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, इसको लेकर चिंता है। लेकिन इन सब के बीच बात उत्तर प्रदेश की, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, गोरखपुर की, जहां डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है, जिससे हर कोई परेशान है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक। गोरखपुर और देवरिया में मिले 2 मरीज। जीनोम सीक्वेंसिंग में यूपी में डेल्टा प्लस वेरिएंट की मौजूदगी का खुलासा। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट अब यूपी में भी अपने पैर पसारने लगा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में नए वेरिएंट की दस्तक से दहशत का माहौल है। गोरखपुर और देवरिया में 2 मरीजों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इनमें एक मरीज की मौत हो चुकी है, वहीं दूसरी मरीज की तबीयत अब ठीक है। गोरखपुर की एमबीबीएस छात्रा डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित मिली। मरीज लखनऊ की रहने वाली है, लेकिन वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। 26 मई को लड़की पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद उसका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। अब उसकी हालत में सुधार है। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में 27 मरीजों में डेल्टा और एक मरीज में कप्पा वेरिएंट पाया गया है। कप्पा वेरिएंट ने यूके और यूएस में काफी कहर बरपा रखा था। डेल्टा प्लस और कप्पा वेरिएंट मिलने का यूपी में ये पहला मामला है। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर बिहार में सैलाब का कहर बढ़ता जा रहा है। बेतिया, मोतिहारी में कहर मचाने के बाद बाढ़ का पानी अब मुजफ्फरपुर में दाखिल हो गया है। यह है बिहार का खराटा घाट पुल। बूढ़ी गंडक की धारा यहां विकराल रूप अख्तियार कर चुकी है। नदी अपने किनारे तोड़ते हुए शहर में दाखिल हो गई। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक लाल निशान को पार कर गई है। 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर इजाफे के साथ बूढ़ी गंडक का जलस्तर खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। नदी में पानी बढ़ने से शहर के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। सैकड़ों लोगों को अपना आशियाना छोड़ना पड़ा है। बिहार में लगातार हो रही बारिश से उत्तर बिहार की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। तस्वीरें मधुबनी की हैं। यहाँ दर्जन भर से ज्यादा गांव टापू बन गए हैं। कमर भर पानी में जीने की मजबूरी से बड़ी आबादी परेशान है। बहुत से लोगों ने हाईवे पर शरण ले ली है। टीम न्यूज़ नेशन। 7 साल पानी घुस जाइए। चलिए अब बात करते हैं देश की बहस की, जिसके लिए आज जो मुद्दा आपने चुना है वो मुद्दा है कोरोना की नई चुनौतियों को कैसे संभालेगी नई टीम मोदी। इसी मुद्दे पर देश की बहस रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। लाख टके की बात जारी है, तुरंत हाजिर। एक तरफ दिल्ली में केंद्र सरकार की कैबिनेट का विस्तार हुआ, वहीं दूसरी तरफ इसका असर दिखा पश्चिम बंगाल की बीजेपी इकाई में। सौमित्र खान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राजीव बनर्जी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और दोनों के ही निशाने पर हैं पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। बंगाल के विष्णुपुर से बीजेपी सांसद सौमित्र खान खफा है।
बीजेपी से गुस्सा हैं, इतने खफा हैं कि उन्होंने बंगाल बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सियासी हलकों में चर्चा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने से सौमित्र गुस्से में। सौमित्र ने अपना गुस्सा सोशल मीडिया साइट्स के जरिए जाहिर किया। सौमित्र खान ने शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधते हुए बंगाल बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि चंद घंटों के बाद ही सौमित्र खान ने अपना इस्तीफा वापस भी ले लिया। सौमित्र खान ने दावा किया था कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के सभी उपलब्धियों का श्रेय खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने तमाम आरोपों से इंकार किया है और सौमित्र को अपना भाई बताया। इस बीच टीएमसी के पूर्व नेता राजीव बनर्जी ने भी शुभेंदु अधिकारी पर हमला बोला है। राजीव ने शुभेंदु को नसीहत दी है कि वो ममता बनर्जी पर सीधा हमला न करे, ये जनता का अपमान होगा। इसके बजाय वो सुनिश्चित करें कि लोग महंगाई से परेशान न हो। शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी दोनों टीएमसी में थे। विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। हालांकि 2 मई को आए चुनावी नतीजों के बाद राजीव बनर्जी के टीएमसी में वापसी के चर्चे तेज हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली के उत्तम नगर में एक व्यापारी के घर में दिन दहाड़े हुई डकैती का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। 4 लोग खुद को बिजली कर्मचारी बताते हुए घर में घुसते हैं, बंदूक और चाकू की नोक पर परिवार को बंधक बनाया और लाखों की लूट को अंजाम दे दिया। 3 बदमाशों के सिर पर टोपी और चेहरे पर मास्क था, जबकि एक बदमाश ने काले रंग का हेलमेट पहना। घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये घटना रिकॉर्ड हुई। इसमें बिजली कर्मचारी बनकर घर में दाखिल हुए 4 बदमाश दिख रहे हैं। पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने व्यापारी के हाथ पैर बांधकर उसे जमीन पर लटक दिया, जबकि उसकी पत्नी और छोटी बच्ची को गोली मारने का डर दिखाकर एक कोने में खड़ा कर दिया। अभी 2 बजे के आसपास कुछ 4 लोग आए, उनके हाथ में बंदूक थी और छुरे भी थे, और वो मेरी वाइफ को, मम्मी को और मेरे साले आए हुए हैं। उनको टेप से उन्होंने बांध के उनकी सारी ज्वेलरी उनके उतार ली उनकी, और लॉकर खुलवा के जितनी सारी ज्वेलरी थी और कैश था वो सारा ले गए। अच्छा, और जो घर में कोई छोटा बच्चा भी मौजूद था? 2 छोटे बच्चे थे और उनके हाथ में पूरी रिवॉल्वर थी, 2 रिवॉल्वर थी और 2 गन थी। सब बता रहे हैं कि बच्चे बता रहे हैं कि सारा कुछ वो जो है निकाल के हमसे, हमें कान पे बंदूक रख के, माथे पे बंदूक रख के और सारा कुछ निकाल के ले गए। कितने पैसे ले गए और क्या ज्वेलरी ले गए? ज्वेलरी होगी 4-5 की ज्वेलरी होगी, 7-8 लाख रुपये कैश होगा। अच्छा, और ये कब आए और क्या बोल के अंदर घुसे? ये आए कि हम बिजली वाले हैं और बिजली वाले बोल के कि हमें बिजली ठीक करनी है, और जो खुलवा दिया ज़बरदस्ती उन्होंने लॉक और अंदर आ गए। अब बात गुजरात के कच्छ की, जहां लावारिस मिली चीनी के जखीरे पर लूट मचती नजर आई। जैसे ये जानकारी स्थानीय लोगों को मिली, हाईवे पर भीड़ टूट पड़ी। भजाऊ कांडला नेशनल हाईवे पर लावारिस चीनी मिली। लूटपाट के लिए हाईवे पर बड़ी संख्या में भीड़ जुटनी शुरू हो गई। लावारिस चीनी के जखीरे के लिए मारामारी नजर आई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के कच्छ इलाके की, जहां पर हाईवे के किनारे चीनी मिलती है और उसके बाद लूट नजर आती है। चलिए, लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इजराइल आतंक को कैसे दे रहा है घर तोड़ जवाब, देखेंगे एक ब्रेक के बाद। खबर कट टू कट स्पेशल।